Okay, now we are going to start with lesson number 6, overview of SEBI, substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011. इसको हम लोग सबसे पहले तो टेकओवर कोड के नाम से भी जानते हैं. What do we mean by the word takeover? सुना है कभी? इस कंपनी ने उस दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया. क्या हो रहा है यहाँ पर? टेक ओवर का मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जिसको हम लोग एक्विजिशन भी कह सकते हैं. और किसी भी कंपनी को एक्वायर करने का बेसिक तरीका क्या हुआ? अगर हम उसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लें. तो सिंपली स्पीकिंग, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर ले लेती है तो हम ये कहते हैं उनका क्या हो गया है? टेक ओवर. जो कंपनी शेयर्स ले रही है वो होती है एक्वायरिंग कंपनी, और जिसके शेयर लिए जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं टारगेट कंपनी. यानी टेक ओवर में हम लोग दो कंपनीज को एड्रेस करेंगे. एक होगी टारगेट कंपनी, जिसको टारगेट करके उसके शेयर्स लिए जा रहे हैं, और जो कंपनी शेयर एक्वायर कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्वायरिंग कंपनी. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, किसी भी टेक ओवर में दिक्कत क्या है? सभी को रेगुलेशन क्यों बनानी पड़ी? मान लीजिए किसी कंपनी ने, ए लिमिटेड ने किसी दूसरी कंपनी बी लिमिटेड के लेट से 70% शेयर एक्वायर कर लिए. ठीक है, अब 70% शेयर अगर हमने एक्वायर कर लिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है टेक ओवर हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, वो जो 30% लोग हैं अगेन वो एक माइनॉरिटी बन गए, और वो 30% शेयर होल्डर्स की सिचुएशन समझिए, उनका ओनर चेंज हो गया. ठीक है, हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, हम उसके शेयर होल्डर थे, आज उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उस दूसरी कंपनी में भी रहना चाहें. ठीक है, अगेन यहाँ पर सेबी ये कहता है कि अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, अगर आप उसके मेजॉरिटी शेयर्स ले रहे हो, तो आपको उनके सारे शेयर होल्डर्स को अगेन एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. सो दिस इज अनदर प्लेस जहां पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी. यानी आपको एक ऑफर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स अपने शेयर आपको टेंडर करके चले जाएं. नाउ ये टेक ओवर, ये एग्जिट ऑफर दिया जा रहा है कि नहीं, टेक ओवर सेबी के रूल्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए सेबी की टेक ओवर रेगुलेशंस बनाई गई. दो वर्ड हैं इसमें, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर. दो तरह से टेक ओवर हो सकता है. एक टेक ओवर का तरीका होता है शेयर्स लेने का, दैट इज व्हाट इज सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर, और दूसरा होता है अगर हम उनकी कंट्रोल एक्सरसाइज कर ले. यानी अगर हम दूसरी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर ले. कंट्रोल एक्वायर करने का मतलब उस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन होंगे, कितने होंगे, ये सब हम डिसाइड कर रहे हैं. तो या तो हम उनके शेयर्स ले लें, या तो हम उनकी कंपनी की कंट्रोलिंग ले लें. अगर हम उनकी कंपनी के शेयर एक्वायर करके एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर, और अगर हम उनकी कंट्रोलिंग ले रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टेक ओवर. ठीक है, तो इस रेगुलेशन के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि टेक ओवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस रेगुलेशन को. द सेबी टेक ओवर रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन लिस्टेड कंपनीज. कौन सी कंपनी में स्टेक लिया जा रहा है? लिस्टेड कंपनी. बाय दीज लॉ द रेगुलेटरी सिस्टम इंश्योर्स दैट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन केस ऑफ एक्विजिशन और टेक ओवर. कह रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अधिकार कॉम्प्रोमाइज ना हो. ठीक है, अब मान लीजिए हमने टाटा कंपनी में पैसा लगाया, हमने ये सोच के पैसा लगाया कि भाई उसके जो ओनर्स हैं वो अच्छे हैं या वो कंपनी अच्छी है. आज अगर टाटा कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेगी तो देखा जाए मेरी तो कंपनी का अधिकार ही चेंज हो गया, मेरी कंपनी की तो ओनरशिप ही चेंज हो गई. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इस कंपनी में रहना चाहें. ये भी पॉसिबल है कि अब हम इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं. तो एक्वायरर के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली कि आपको ही ऑफर देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो अपनी कंपनी छोड़ के चले जाएं. ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल. अब इसका बैकग्राउंड है, कैसे कैसे आया, ये सब छोड़ के डायरेक्टली आ जाइए हाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्वायरर की. अभी हमने आपको बताया एक्वायरर कौन हुआ? जो एक्विजिशन कर रहा है.
कह रहे हैं एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर्स और अग्रीज टू एक्वायर वेदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद हिम शेयर्स और वोटिंग राइट। देखो जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। तो एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन जो एक्विजिशन कर रहा है या तो अकेले या पीएसी के साथ मिलके, इनको हम लोग कहते हैं पीएसी। पीएसी मींस पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब बताइए क्या हुआ? उसी के साथ मिलके जो लोग लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए अकेले ले रहे हैं या मिस्टर ए और मिस्टर बी मिल के ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको मिला के दोनों को ही क्या बोला जाएगा? एक्वायरर। तो ये कह रहे हैं एक्वायरर मींस एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर, agrees to acquire whether by himself or with PAC। क्या एक्वायर कर रहे हैं? देखो, या तो शेयर और वोटिंग राइट्स ले रहे हैं या फिर कंट्रोल। तो शेयर और वोटिंग राइट्स अगर लेते हैं तो हम लोग सब्सटैंशियल एक्विजिशन कहते हैं, और अगर हम आपकी कंपनी का कंट्रोल ले लेंगे तो उसको टेक ओवर कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो एक्वायरर में एनी पर्सन जो अकेले या पीएसी के साथ मिलके किसी कंपनी में शेयर या वोटिंग राइट ले रहा है या फिर कंट्रोल ले रहा है, दोनों को ही एक्वायरर माना जाएगा। जिस कंपनी का शेयर, वोटिंग राइट या कंट्रोल लिया जा रहा है उस कंपनी को क्या कहेंगे? टारगेट कंपनी। जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है वो टारगेट कंपनी, और जो एक्वायर कर रहा है वो एक्वायरिंग कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquiring or agreeing to acquire shares, voting rights or control over the target company। I hope now acquisition is very clear। ठीक है, acquirer और acquisition। अगली डेफिनेशन देखिए उन्होंने दी है कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं इट इंक्लूड्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यानी अगर मेरी कंपनी को ये अधिकार मिल जाए कि हम आपकी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कौन अपॉइंट होगा, कौन रिमूव होगा, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी कंपनी की कंट्रोलिंग मेरे पास है, और अगर आपकी कंपनी की कंट्रोलिंग भी मेरे पास आ जाती है तो भी इसको एक्विजिशन कहा जाएगा। ठीक है, और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। आपकी कंपनी के डिसीजंस हम डिसाइड कर रहे हैं, आपकी कंपनी के पॉलिसीज हम डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमने आपकी कंपनी को क्या कर लिया है? कंट्रोल। लेकिन इसी में एक लाइन लिखी है, हाउएवर अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ टारगेट कंपनी shall not be considered to be in control over such target company merely by virtue of holding such position। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कम कह रहे हैं कंपनी का जो डायरेक्टर या ऑफिसर है, कई बार डायरेक्टर्स भी तो डिसाइड करते हैं कौन नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, किस डायरेक्टर को रिमूव करना है। तो क्या हम ये मान लेंगे कि वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स एक्वायरर हैं? नो, वो तो उनकी पोस्ट ऐसी है इसलिए उनको ये डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, अदरवाइज उनको हम लोग एक्वायरर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी का बंदा या कोई दूसरा पर्सन आपकी कंपनी के डिसीजंस डिसाइड कर रहा है, पॉलिसीज डिसाइड कर रहा है, डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? एक्वायरर। एनी डाउट? चलो एंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू का एक सीधा सीधा देखो फॉर्मूला है, बस यही पढ़ लेना, यही याद कर लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं एंटरप्राइज वैल्यू मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो ये कह रहे हैं कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है प्लस उसने जो डेट वगैरह ले रखा है, प्लस उसके माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, प्लस प्रेफर्ड शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर ये हो गए, प्रेफर्ड शेयर्स ये, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी एक्चुअली ये वर्ड्स हम लोग की लैंग्वेज में यूज नहीं होते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ऑल, बाहर की लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज करते हैं, बट आप ऐसे मान सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स, दीज आर ऑल टुगेदर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कितने शेयर्स हैं, प्रेफर्ड शेयर्स को हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारे एंटरप्राइज की वैल्यू में क्या होगा? जितनी भी हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है प्लस हमने जो डेट ले रखे हैं प्लस हमने जो कैपिटल ले रखी है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें जो भी कैश हमारे हाथ में है तो वो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू मान ली जाएगी। मैक्सिमम इसकी डेफिनेशन आएगी तो भी यही लिख देना, और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन उनको बनाना होगा तो यही फिगर्स दे देंगे और कह देंगे एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करो।
ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे देंगे, डेट दे देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट दे देंगे, प्रेफर्ड दे देंगे, कैश दे देंगे और कह देंगे कैलकुलेट एंटरप्राइज वैल्यू। तो आई होप दोनों ही सिचुएशन में यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, चले आगे। हाँ बेटा, एक्चुअली माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको कहते हैं ये लोग, जैसे जब एक्विजिशन होता है, टेक ओवर, जिसको हम लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको भी आप कह सकते हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कुछ लोग तो अग्री कर जाते हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटी ऐसे होते हैं जिनसे पूछा ही नहीं गया, या अगर उनसे वोटिंग करवाई भी गई तो उनके डिसीजन से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो कम वैल्यू में थे, ठीक है, और कम वैल्यू के शेयर होल्डर्स थे, इसलिए ये कंपनी के डिसीजंस को इफेक्ट नहीं कर सकते। फाइन, अब बात करेंगे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कंपनी होंगी या ये कौन से शेयर्स होंगे जो ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। कह रहे हैं किसी कंपनी के शेयर्स को फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कब कहा जाएगा, तो देखिए कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर मींस shares of a target company in which traded turnover on any stock exchange during the 12 calendar months preceding the calendar month in which public announcement is required to be made is, यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करो, is at least 10% of total number of shares of that class of target company। इस डेफिनेशन को जरा समझिए। कह रहे हैं अगर मेरी कंपनी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी कंपनी में जितने भी शेयर्स हैं उसके 10% शेयर पिछले 12 महीनों में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं तो हमारी कंपनी को फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी कहा जाएगा। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है जितनी कंपनी लिस्टेड है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड भी होती हो। बहुत सारी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं लेकिन उनकी खरीद बेच ही नहीं होती। वो लिस्टेड तो है, खरीद बेच तब होगी जब उनके शेयर्स की डिमांड होगी, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर लिस्टेड तो होते हैं लेकिन उनमें खरीद बेच नहीं होती, डिमांड सप्लाई नहीं होती, इस वजह से वो लिस्टेड रहते हैं, ट्रेड नहीं होते, उनको हम लोग इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कहते हैं। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का मतलब उस कंपनी के शेयर्स अच्छी खासी क्वांटिटीज में ट्रेड होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने लिमिट ये रखी है कि अगर हमारे टोटल शेयर्स में से 10% शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं तो हमारी कंपनी को फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी कह दिया जाएगा। ओके, तो पिछले 12 महीनों में अगर हमारी कंपनी के टोटल शेयर्स में से, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी में टोटल 100 शेयर्स हैं तो अगर पिछले 12 महीनों में 10 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, इसको माना जाएगा कि मेरी कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, और ऐसी कंपनी के शेयर्स को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ओके, अच्छा आप हमें बता सकते हैं कौन सी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा अच्छी होगी, जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं या इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं उन्हीं की तो मार्केट वैल्यू मिल पाएगी, जो सामान खरीदा बेचा ही नहीं जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगी आपको। अब बात समझ में आई। तो ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर मींस शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी, किसके शेयर्स, टारगेट कंपनी के, इन विच ट्रेडेड टर्नओवर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडेड टर्नओवर, ट्रेडिंग, सेल्स कितनी हो रही है, ट्रेडिंग कितनी हो रही है, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच पब्लिक अनाउंसमेंट इज मेड, यानी जब ये टेक ओवर ऑफर दिया जा रहा है उसके पिछले 12 महीनों में अगर आपके टोटल शेयर्स में से 10% शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो हम उसको फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर मान लेंगे। ठीक है, फाइन। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ टारगेट कंपनी, तो 10% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर आपके ट्रेड होते हैं तो हम आपकी कंपनी को फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मान लेंगे। हाँ बेटा, नहीं, कोटेड का डिफरेंस अगर आप पूछ रहे हो तो कोटेड और लिस्टेड का डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो ट्रेड हो रहा है, कोटेड तो बेटा कंपनी होती है कि जिनके शेयर्स हेवीली ट्रेड हो रहे हैं उनको हम कोटेड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस ये कह रहे हैं कि किस यूज से ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की जब हम वैल्यूएशन निकालेंगे ना तो इनका मार्केट वैल्यू ले लिया जाता है, बस ये पर्पस है यहाँ पर, ये होते कोटेड ही हैं। ठीक है, बस ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की वैल्यू इज टेकन फ्रॉम मार्केट वैल्यू, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स जो होते हैं ना उनकी मार्केट वैल्यू से वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। जैसे अभी देखो आगे, एक सेकेंड, एक डेफिनेशन
हाँ, जैसे ये है, देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। अब जब वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है, तो यहां पर हम उसके शेयर का प्राइस कौन सा लेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। लेकिन अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी होती तो हम उसका स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस ना ले पाते, क्योंकि उसके शेयर्स ट्रेड ही नहीं हो रहे। तो बस इस पर्पस के लिए वो डेफिनेशन दी हुई है। ओके फाइन, चलो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पढ़िए कौन होता है। ओके जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के हिसाब से जिसको डिक्लेयर किया गया हो, हम लोग को पता है वो पर्सन जो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं उनको हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं। ओके फिर आइडेंटिफाइड डेट है, इमीडिएट रिलेटिव है, ऑफर पीरियड में आ जाइए। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने आपको बताया टेक ओवर में भी एग्जिट ऑफर होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एग्जिट ऑफर की जगह टेक ओवर ऑफर बोलते हैं। तो आप खुद सोच के देखो प्रोसेस क्या होता होगा। जो एक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देती है कि हम आपके शेयर इतने इतने प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। इस प्राइस को ऑफर प्राइस कहा जाता है, ठीक है, वही प्रोसेस है, बस एग्जिट ऑफर की जगह टेक ओवर ऑफर नाम दे रहे हैं। तो जो एक्वायरिंग कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी ने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया कि हम आपके शेयर इतने इतने रुपए पे खरीदना चाहते हैं। इसके बाद टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना शेयर टेंडर करेंगे, ठीक है, और एक्वायरिंग कंपनी उनको उन शेयर का प्राइस पे कर देगी, ठीक है। जिस दिन एक्वायरिंग कंपनी अनाउंस करती है कि हम आपके शेयर खरीदना चाह रहे हैं, वहां से ऑफर पीरियड शुरू हो जाता है। और जिस दिन उनके शेयर खरीद के पेमेंट कर दी गई, वहां पर ऑफर पीरियड खत्म हो जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन रेगुलेशन ये टेक ओवर है, ठीक है। ऑफर पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है और खत्म होता है जिस दिन शेयर्स की कंसिडरेशन पे की जाएगी। ओके तो देखिए लिखा है ऑफर पीरियड मींस द पीरियड बिटवीन किस दिन, डेट ऑफ एंटरिंग इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल अग्रीमेंट टू एक्वायर शेयर, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी। जिस दिन हमारा अग्रीमेंट हुआ कि हम आपके शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, या जिस दिन हम पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, वहां से ये ऑफर पीरियड शुरू हो जाएगा। और कहां तक रहता है एंड द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर इज मेड और द डेट ऑन विच ओपन ऑफर इज विड्रॉन। या तो ये ऑफर एक्सेप्ट हुआ होगा या तो ये ऑफर विड्रॉ हुआ होगा। अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हुआ है तो पेमेंट हो गई होगी, वहां ऑफर पीरियड खत्म हो जाएगा। और अगर ये ऑफर रिजेक्ट हुआ होगा तो जिस दिन ऑफर विड्रॉ हो रहा है वहां पर ऑफर पीरियड खत्म हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया ऑफर पीरियड किस दिन शुरू होगा। ऑफर पीरियड जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट करी कि हम आपके शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, और किस दिन खत्म होगा ऑफर पीरियड, जिस दिन कंसिडरेशन की पेमेंट कर दी जाएगी या जिस दिन ऑफर विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट आइए पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अभी हम आपको बता रहे थे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कौन हुए, जो लोग मिल के एक्विजिशन कर रहे हैं उनको पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कहा जाता है। तो देखो पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मींस पर्सन्स हु विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका ऑब्जेक्टिव सेम था। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि हम सच एंड सच कंपनी के शेयर्स एक्वायर करना चाह रहे हैं विद वोटिंग राइट और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी। और इन लोगों को भी जोड़ लिया जाएगा, कह रहे हैं कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, कंपनी या उसके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ देयर होल्डिंग एंड सब्सिडरी, प्रमोटर्स एंड मेंबर्स ऑफ प्रमोटर ग्रुप या उनके इमीडिएट रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर एक्सेट्रा। ये सब लोग मिल के अगर किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हैं तो उनको पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कहा जाता है। अब इसका मतलब समझिए जरा, एक बहुत लॉजिकल सी बात समझिए, अभी आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। टेक ओवर रेगुलेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपकी कंपनी के 30% शेयर एक्वायर करे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम आपकी कंपनी के 30% शेयर एक्वायर कर रहे हैं तो 30% भी मेजॉरिटी होती है, आपको पता है। हम लोग के दिमाग में मेजॉरिटी का मतलब होता है 51%, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, हम आपकी कंपनी के 30% शेयर होल्डर हैं,
लेकिन बाकी सबके पास कम कम शेयर है, तो हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं हो गए। मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से 30% मेरे पास है और उन बचे हुए 99,000 के पास रिमेनिंग शेयर्स हैं। तो देखा जाए आई एम द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ये बात समझ में आई? तो अगर हम आपकी कंपनी के 25%, 30% भी शेयर ले रहे हैं, तो देखा जाए हम आपकी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि अगर हम आपकी कंपनी के 51% शेयर ले लेंगे तो एक्विजिशन है। नो, मेरे पास आपकी कंपनी का कंट्रोल तब भी आ जाएगा अगर हम 30% भी ले लें, 25% भी ले लें। रीजन बीइंग, बाकी शेयर होल्डर्स के पास तो उतनी मेजॉरिटी भी नहीं है। तो आप ऐसे सोच के देखो, कंपनी में जो भी डिसीजन होगा उसका 30% वोटिंग तो मेरे पास ही होगी, ठीक है? तो उस हिसाब से आई विल बी ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर। अब ध्यान से समझना, हम आपकी कंपनी के 30% शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, तो देखा जाए एक्विजिशन तो था नहीं है, लेकिन मेरे पास आपकी कंपनी की कंट्रोलिंग आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन पे सेबी ने कहा, अगर तुम कंपनी के इतने % शेयर ले रहे हो कि तुम्हारे पास कंट्रोलिंग आ जाएगी, तो हम इसको एक्विजिशन ही मानेंगे और तुमको और शेयर्स लेने पड़ेंगे, यानी तुमको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। दिस इज एक्चुअल टेक ओवर। यही टेक ओवर रेगुलेशन है। यानी जो हमने आपको 30% बोला, वो एक्चुअली में लिमिट 25% है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझना। हम लोग इसको बोलते हैं ओपन ऑफर ट्रिगर लिमिट्स। ट्रिगर लिमिट्स का मतलब, अगर हम किसी कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर एक्वायर करने जा रहे हैं, या अगर हम किसी कंपनी में शेयर एक्वायर करने जा रहे हैं और मेरी पुरानी होल्डिंग और ये होल्डिंग मिला के 25% से ज्यादा हो रहा है, तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर होने का मतलब एक्विजिशन मान लिया जाएगा, और अब आपको एक्विजिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी आपको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ेगा कि वो अपने शेयर आपको बेचे, क्योंकि देखा जाए भले ही आपने 25% शेयर लिए, लेकिन आपने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दिस इज व्हाट इज टेक ओवर रेगुलेशन। ठीक है, यानी इस टेक ओवर रेगुलेशन के अंदर ओपन ऑफर ट्रिगर लिमिट्स हैं। ट्रिगर समझ गए ना? जैसे ही इतना % हुआ, अब मान लीजिए हमने किसी कंपनी के 24% शेयर लिए, इसको एक्विजिशन नहीं मानेंगे। हमने किसी कंपनी के 26% लेने चाहे, इसको एक्विजिशन मान लेंगे। अब एक्विजिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने लग जाएंगे। ये बात समझ में आई? अब समझो, लोगों ने क्या किया, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो हमने सोचा अगर हम आपकी कंपनी के 26% लेंगे तो टेक ओवर मान लिया जाएगा, मेरे ऊपर टेक ओवर कोड लग जाएगा, रेगुलेशंस लग जाएंगी। तो हमने अपनी सब्सिडरी से कहा, सुनो एक काम करो, हम ले रहे 15%, तुम ले लो 15%। ठीक है, अब बताओ कुल मिला के कितना एक्वायर हुआ? 30%। लेकिन देखा जाए तो इंडिविजुअली मेरा 15 है, इंडिविजुअली उसका 15 है, तो दोनों के हिसाब से टेक ओवर ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपनी सब्सिडरी के साथ मिल के शेयर ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? आपकी कंपनी का कंट्रोल लेना। यहां पर हमको और मेरी सब्सिडरी को मिला के देखा जाएगा, और इसलिए हमको और मेरी सब्सिडरी को पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट माना जाएगा। अब लॉजिक समझ में आई पूरी कहानी कि क्यों पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है। सिमिलरली हमने कहा कि अगर हम 30% लेंगे तो हमको तो टेक ओवर कोड के अंदर रेगुलेशन, हमें तो एग्जिट ऑफर देना पड़ जाएगा। तो हमने अपने एक डायरेक्टर को बुलाया, हमने कहा सुनो 15% हम ले रहे, ठीक है, और तुम एक काम करो 10% तुम ले लो। तो तुम अलग इंडिविजुअल हो गए, हम अलग इंडिविजुअल हो गए, हम लोग मिलके ले लेते, दोनों के ऊपर टेक ओवर नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर आप और आपका डायरेक्टर कॉमन ऑब्जेक्टिव से शेयर एक्वायर कर रहे हो, तो हम दोनों की होल्डिंग मिला करके देखेंगे और आपके ऊपर टेक ओवर ऑफर ट्रिगर कर देंगे। इसलिए ये वर्ड यूज था। याद करिए, एक्विजिशन की डेफिनेशन में लिखा था एक्वायरर और पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, यानी दोनों मिला के। हाँ बेटा। कौन सी डेफिनेशन कंट्रोल की? यहां जो दी हुई थी, ये कौन सी रेगुलेशन है? ठीक है, ये यही तो है। हर चीज की डेफिनेशन, जैसे एक्वायरर की डेफिनेशन दी है,
एक्वायरर की डेफिनेशन हर एक्ट में अलग अलग हो सकती है। अब इतना आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे सबसे कॉमन डेफिनेशन अगर हम बात करें पर्सन की डेफिनेशन हर जगह दी होती है, अलग अलग होती है। इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन भी देखी थी हम लोगों ने, कंपनीज एक्ट में अलग थी, सेबी रेगुलेशंस में अलग थी। सो ओवर हियर कंट्रोल की डेफिनेशन वो है जो इन्होंने ऊपर दी थी। ऑब्जेक्टिव वैसे तो स्पेसिफाई क्लियरली नहीं हो सकता, कोई कहेगा नहीं कि हम किस पर्पस से कर रहे हैं, लेकिन ये डीम्ड माना जाएगा। अगर आप और आपका डायरेक्टर या आप और आपकी सब्सिडरी मिलके एक ही टाइम पे शेयर ले रहे हो तो हम ये डीम्ड मान लेंगे दैट योर एक्विजिशन इज फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर, क्योंकि कंट्रोलिंग एक ही पर्सन के हाथ में आ रही है इसलिए। अब लॉजिक समझ में आया टेक ओवर का, ठीक है। तो ये लोग अगर कंपनी के साथ मिलके ले रहे हैं तो इसको भी टेक ओवर मान लिया जाएगा। इनको पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कहा जाता है। बताइएगा तो आगे चलेंगे। ठीक है, चले। अब देखिए एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दी हुई है, दी है आपकी बुक में, दिया है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, व्हाट डज द डीमिंग प्रोविजन डू, यही अभी अभी हमने आपको बताया। डीमिंग प्रोविजन मतलब डीम्ड माना जा रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है, हो सकता है मेरा डायरेक्टर ने अलग खरीद ली, हमने अलग खरीद ली, ठीक है। यहाँ पर देखो डीमिंग प्रोविजन का मतलब ये होता है लॉ जो है वो डीम्ड मान लेगा, नहीं है तो तुम प्रूफ करो। डीमिंग प्रोविजन का मतलब तो यही हुआ ना, लॉ ये मान लेगा कि आपने और आपके डायरेक्टर ने मिलके शेयर खरीदे हैं, अगर नहीं खरीदे हैं तो आप प्रूफ करिए। तो ये कह रहे हैं डीमिंग प्रोविजन क्या करेगा, द डीमिंग प्रोविजन सिंपली सेज दैट in case of specified kinds of relationship in each category the person paired with the other would be deemed to be acting in concert। ये मान लिया जाएगा कि आपके साथ जिसकी पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग किसकी हो रही है, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी और उसके डायरेक्टर की, या उसकी किसी बैंकर की, उसकी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की, अगर इनके साथ आपकी पेयरिंग हो रही है शेयर एक्वायर करने में तो हम मान लेंगे कि ये पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट हैं, ठीक है। What it means is that if one partner in the pair makes or agrees to make substantial acquisition of shares in a company, it would be presumed that he was acting in pursuance of a common objective। वही बात आ गई, कह रहे हैं ये मान लिया जाएगा कि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन करने का ही था। For example, if a company or its holding company makes or agrees to make a move for substantial acquisition of share of a certain target company, then it would be presumed that the move is in pursuance of a common objective। उसी टाइम होल्डिंग ने शेयर खरीदे, उसी टाइम सब्सिडरी ने खरीदे, दोनों मिल के खरीदना चाह रहे हैं, तो लॉ डीम्ड क्या मान रहा है कि उनका पर्पस क्या है, एक्विजिशन। और अगर उनका पर्पस एक्विजिशन है तो दोनों की शेयर होल्डिंग को ऐड करके देखा जाएगा कि वो एग्जिट ऑफर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके तो जैसे हमने आपको 25% की लिमिट बताई, अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, होल्डिंग कंपनी ने कहा 15 हम ले ले रहे, 15 तुम ले लो, दोनों सेपरेट एंटिटीज है, दोनों टेक ओवर में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी और आपकी सब्सिडरी कंपनी मिल के शेयर ले रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि आप दोनों का ऑब्जेक्टिव था कि दोनों को मिला के 30% की कंट्रोलिंग आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको टेक ओवर रेगुलेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। टेक ओवर में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, देखो अगर एक बार आपको वो मैकेनिज्म समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके हम अगर किसी कंपनी के 2% शेयर ले रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम किसी कंपनी के 5% शेयर ले रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के, इसमें भी एक लिमिट डिसाइड कर दी सेबी ने 25% की, लेकिन अगर हम किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर ले रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। यानी कि जो बंदा आज कंपनी का 25%, आप खुद सोच के देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहें हम रिलायंस कंपनी में 30% होल्डिंग लिए हैं, क्या आप हमको भी मालिक नहीं मानोगे? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जरूरी नहीं है मालिक वही है जिसके पास 51% है। वैसे आपको पता है कंपनियों के इतने शेयर होल्डर्स होते हैं कि 51% किसी के पास होंगे ही नहीं। अगर एक कंपनी आईपीओ निकाल रही है इसका मतलब पब्लिक को दे रही है,
पब्लिक को देने का मतलब 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, ये तो पढ़ते हो ना, 1 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल गई, तो वो 1 लाख शेयर होल्डर बन गए ना। और अगर 1 लाख लोग शेयर होल्डर बन गए मतलब सबके पास वोटिंग पावर आ गई ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक बंदे के पास 70% पावर आ गई? सो कंपनीज इतने ह्यूज वैल्यू में शेयर इशू करते हैं। ओके, अब हमने आपसे क्या बोला, हमने कहा कि हम इस कंपनी के 30% के ओनर है, 30% शेयर मेरे पास है। इसका मतलब ये समझो 30% अकेले मेरे पास है, अगर 20% लोग और हमारे साथ मिल जाएं तो हम अकेले 51% बना लेंगे। इसलिए सेबी ने कहा कि अगर कोई पर्सन 25% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर रहा है तो हम उसका इंटेंशन समझेंगे कि वो कंपनी एक्वायर करना चाहता है, और अगर वो कंपनी एक्वायर करना चाहता है तो तुम्हें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उनके शेयर भी खरीदने पड़ेंगे। इज दिस लॉजिक क्लियर? पक्का इतना लॉजिक क्लियर है सबको? फाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये प्रिज्यूम्ड वाली बात समझ में आ गई आई थिंक। कह रहे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट वाले अगर मिल के खरीद रहे हैं तो ये प्रिज्यूम्ड माना जाएगा कि उनका ऑब्जेक्टिव था टेक ओवर करना, राइट? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ। अच्छा, टारगेट कंपनी, वेरी सिंपल है। बताओ टारगेट कंपनी कौन सी कंपनी हुई? जिसके शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं उस कंपनी को टारगेट कंपनी कहा जाएगा। टारगेट कंपनी मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट established under a central legislation, state legislation, provincial, whose shares are listed on the stock exchange. इसका मतलब टारगेट कंपनी का लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है अगर टेक ओवर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होने हैं तो। ओके, टेंडर पीरियड, बताओ टेंडर पीरियड का मतलब क्या हुआ? कौन क्या टेंडर कर रहा होगा? टेंडर पीरियड में बताइए क्या हो रहा होगा, कौन क्या टेंडर कर रहा होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर कर रहे होंगे। किसको दे रहे होंगे? एक्वायरर को। प्रोसेस समझो क्या था, जैसे ही एक्वायरर ने कहा हम 25% से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, वैसे ही सेबी आ गया और सेबी ने कहा अगर तुम 25% से ज्यादा लेना चाह रहे हो तो अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब हमने एक ऑफर प्राइस बताया और हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहा कि भाई आप लोग अपने शेयर हमको टेंडर कर दीजिए। जितने समय के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास टाइम है अपने शेयर टेंडर करने का, उस पीरियड को क्या कहा जाएगा? टेंडर पीरियड। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या टेंडर पीरियड ऑफर पीरियड के बीच का ही कोई पीरियड होगा? सोच के बताइए, पहले हमको बताओ ऑफर पीरियड क्या था, कहां से शुरू हो रहा था? थके तो नहीं? पक्का? अच्छा, ऑफर पीरियड पहले बताइए कौन सा पीरियड था, कहां से शुरू था? जब पब्लिक अनाउंसमेंट हुई किस बात की, कि हम एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, और खत्म कब हो रहा था? जब कंसिडरेशन की पेमेंट हुई। इसी बीच में क्या हुआ होगा? इसी बीच में तो टेंडर हुआ होगा। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट करी, जिसको जिसको हमारा अनाउंसमेंट समझ में आया उसने अपने शेयर टेंडर करे, और फिर जिसने जिसने अपने शेयर टेंडर करे उनको उनको हमने पेमेंट दिया। तो ऑफर पीरियड के बीच का ही एक पीरियड होता है टेंडरिंग पीरियड, जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर करते हैं। ओके, देखिए टेंडरिंग पीरियड मींस द पीरियड विद इन विच शेयर होल्डर्स में टेंडर देयर शेयर इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओपन ऑफर, जिसको आप लोग डीलिस्टिंग और सब जगह पर एग्जिट ऑफर बोल रहे थे, उसको टेक ओवर में बोला जाता है ओपन ऑफर। अब बताओ ओपन ऑफर का मतलब क्या हुआ और किसको दिया जा रहा है, कौन किसको दे रहा है ओपन ऑफर? हमने आपको बताया जैसे डीलिस्टिंग वगैरह में हम लोग एग्जिट ऑफर बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर इसको ओपन ऑफर बोलते हैं। तो बताओ क्या मतलब हुआ ओपन ऑफर का? एक्वायरर दे रहा है किसको? किसको दे रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ठीक है, उस ऑफर को कहा जाता है ओपन ऑफर। अब अगर हम एक लाइन आपसे बोले कि अगर हम यानी एक्वायरर किसी कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर लेना चाह रहा है तो ओपन ऑफर ट्रिगर करना पड़ेगा। बताओ मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी के
25% से ज्यादा शेयर या कंट्रोल लेना चाहता है तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अगर 25% से ज्यादा वो लेना चाहता है तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अब एक्वायरर को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्वायरर को? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर लेने पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर भी समझो सेबी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे की चीजें हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हम आपकी कंपनी के 30% शेयर लेना चाहते हैं, बताओ ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि लिमिट कितनी है 25 की। हमने कहा हम आपकी कंपनी के 30% शेयर लेना चाहते हैं, तो सेबी ने कहा भैया ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया, यानी अब तुम्हें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर लेने पड़ेंगे, और वो भी तुम जितने लेना चाह रहे हो, कम से मतलब जितने शेयर तुम लेना चाह रहे थे, ठीक है, वो कम से कम 26% का ऑफर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, कम से कम 26% का ऑफर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमको ये बताइए, हमने आपको 25% की लिमिट बताई, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास शेयर्स ऑलरेडी थे हमारे पास 10%, ठीक है, हम और लेना चाहते हैं 2%। पहले बताओ ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो हम ये 2% ले सकते हैं और मेरे ऊपर ये टेक ओवर रेगुलेशन नहीं लगेगी। दिस इज केस नंबर 1। मेरे पास कंपनी के 10% शेयर थे, टारगेट कंपनी के, हम 2% और लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्रिगर लिमिट कितनी थी बताओ? 25%। मेरे पास इसको लेने के बाद टोटल होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 12%। ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हम 2% खरीद लें और टेक ओवर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है। केस नंबर 2, मेरे पास ऑलरेडी थे 10%, ठीक है, और हम और लेना चाह रहे हैं 20%, ठीक है, बताइए इसको लेने के बाद मेरी होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 30%। बताइए ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया, क्योंकि अब मेरी होल्डिंग 25% से ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में, कितनी हो जाएगी? 30%। अब बहुत ध्यान से सुनना, सेबी कह रहा है तुम्हें लेने कितने और थे? 20%, लेकिन क्योंकि तुम्हारे 20% लेने से ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया है, तो तुम्हें 20% नहीं, तुम्हें कम से कम 26% लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स के शेयर लेने पड़ेंगे, तभी तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी हुई। कहानी समझ में आया? इसको ऑफर साइज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना पहले, फिर बाद में लिखना। हमने आपसे बोला मेरे पास 10% थे, ऐसे हम 2-3 एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे। मेरे पास 10% थे, हम 20% और लेना चाहते हैं। पहले बताओ ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया, मतलब हमको टेक ओवर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, सेबी क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले कि कम से कम? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा की लिमिट उसने तय करी है कम से कम 26%। तो वो कह रहा है कि अगर तुम 20% और लेना चाहते हो, 20% और लेने का मतलब टोटल शेयर होल्डिंग तुम्हारी 30% हो जाएगी। ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया, अब तुम्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तो तुम्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कम से कम कितने को? 26% को। अब 20% एक्वायर नहीं कर सकते, तुम्हें 26% एक्वायर करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताओ, मेरे पास ऑलरेडी थे लेट से चलो 10%, ठीक है, और हम और एक्वायर करना चाह रहे हैं लेट से 10%। बताइए क्या सिचुएशन होगी? मेरे पास 10% थे, हम 10% और लेना चाह रहे हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो बताओ हम 10% लेंगे कि 26% लेंगे? 10%, क्योंकि हमारे ऊपर टेक ओवर रेगुलेशन ही नहीं लगी। मेरे पास ऑलरेडी थे 10% और हम 16% और लेना चाह रहे थे। बताइए इसको लेने के बाद मेरी टोटल लिमिट, ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ? हाँ हो गया, जैसे ही ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ टेक ओवर रेगुलेशंस लग गई। अब हम 16% लेंगे? नहीं, 26% कम से कम लेने पड़ेंगे। टोटल नहीं, 26 और लेना पड़ेगा, यानी इसके बाद तुम्हारी होल्डिंग 36% हो जाएगी।
आ गई बात समझ में? जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये भी बुक के हिसाब से आया ही नहीं है बुक के हिसाब से तो अभी आएगा आगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे टेंडर पीरियड की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आ गया कहीं ना कहीं माइंड में, अभी आएगा दोबारा सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा टेंडर पीरियड आया समझ में? चलो डेफिनेशन ही देखते हैं, अभी हम आपको लेकर आएंगे उस टॉपिक पे जो अभी हम आपको समझा रहे थे। अच्छा, टेंडर पीरियड आ गया, ऑफर पीरियड समझ में आ गया, ठीक है। ऑफर पीरियड में जब पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, अब सोचो टेक्निकली पब्लिक अनाउंसमेंट कब होगी? मेरे पास 10% थे, हमने कहा हम 16% लेना चाहते हैं, जैसे ही हमने बोला हम 16% लेना चाहते हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया। ओपन ऑफर ट्रिगर होते ही एक्वायरर को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि भैया अब हमारा ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया, हमको कम से कम 26% लेने पड़ेंगे, तो अब हम आपके सामने ऑफर रख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक योर शेयर्स। फिर वो अपने शेयर टेंडर करेंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस की डेफिनेशन देख लो, कह रहे वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मींस प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ ईच शेयर। सिंपल है, देखो, नंबर ऑफ शेयर इनटू देयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू देयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू देयर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज हमेशा ऐसे ही निकालते थे, अगर आपको पता हो तो, है ना। वेटेड एवरेज आपने कैपिटल में भी पढ़ा होगा, WACC, तो वेटेड हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। हमको बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ऊपर वाले में मार्केट प्राइस है और नीचे वाले में सिर्फ प्राइस है, एवरेज प्राइस, ठीक है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। चले आगे, ओके। विलफुल डिफॉल्टर पढ़िए, विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? डन, चले आगे। कंसोर्टियम मींस कलेक्शन, अकेले या सब मिला के। अब आ जाइए एप्लीकेबिलिटी पे, और यहां से टेक ओवर रेगुलेशन शुरू हो रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेशंस, ठीक है। देखो, दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी। हाउएवर, these regulations shall not apply to direct or indirect acquisition of share or voting rights or control over a company listed without making a public issue on institutional trading platform। ये आपने ICDR में पढ़ा होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं, वही जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जो बिना पब्लिक इशू निकाले भी लिस्ट हो जाते हैं, जो SMEs वगैरह होते हैं। कह रहे हैं अगर उन कंपनीज में टेक ओवर हो रहा है तो उनके ऊपर टेक ओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। तो साफ साफ लिखा था इन्होंने, दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ ओवर अ कंपनी विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू। जो बिना पब्लिक इशू करे लिस्ट हो रही हैं, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो रही हैं, SMEs हैं, उनके ऊपर ये टेक ओवर रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो, कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है, इसीलिए पहले समझाया था। ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर, वो ट्रिगर पॉइंट कब होगा? जब इनको ओपन ऑफर करना पड़ेगा। कब होगा? 25% शेयर्स और वोटिंग राइट। इसकी दो लिमिट्स होती हैं, एक होता है ये और दूसरा होता है क्रीपिंग एक्विजिशन। अभी तक हमने आपको सिर्फ एक बताई है 25% वाली, ठीक है। देखिए, 25% शेयर्स और वोटिंग राइट, एन एक्वायरर अलोंग विथ PAC। पहले बताओ, इतनी लाइन समझ में आई? एक्वायरर अलोंग विथ PAC मतलब एक्वायरर का अकेले देखा जाएगा
कि वो PACs के साथ मिला के देखा जाएगा, PACs के साथ मिला के, यानी अगर हम और मेरी सब्सिडरी कंपनी दोनों ले रहे हैं तो दोनों का मिला के देखेंगे। Who intends to acquire share which along with his existing shareholding, along with his existing shareholding मतलब जो ऑलरेडी उसके पास है उसे मिला के वो अब जितने एक्वायर करना चाहता है, अगर उससे 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है ओनली बाय मेकिंग एन ओपन ऑफर। ठीक है, ओनली बाय मेकिंग एन ओपन ऑफर मतलब अब उसको क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं अब उसको एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और दूसरा कम से कम कितने एक्वायर करने पड़ेंगे, 26% एक्वायर करने पड़ेंगे। अब बताइए पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सबसे पहली कंडीशन एक्वायरर अलोंग विथ PAC, अगर वो किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करना चाहता है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग प्लस जो वो एक्वायर करना चाहता है दोनों मिला के अगर 25% या उससे ज्यादा है तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर का मतलब उसको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। एग्जिट ऑप्शन देने का मतलब दो चीजें करनी पड़ेंगी, पहला पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि भैया अब हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, कम से कम कितने को, 26% ऑफ द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ओके फाइन, यानी कि अब देखो, अच्छा इनकी लिमिट देखो, अगर उसके पास 23% थे, बताना अगर उसके पास 23% थे और वो 3% और लेना चाह रहा है, बताओ ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? यस ट्रिगर होगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग अब कितनी हो जाएगी, 26%। तो हमको ये बताओ वो अब 3% लेगा कि 26% लेगा? 26%। इज दिस थिंग वेरी क्लियर? अगर ये क्लियर है तो ही समझ में आएगा चैप्टर, ठीक है। और दूसरे वाले में बताओ 7% का 2% और लेना चाह रहा है, 9% हो रहा है, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो वो 2% ही लेगा कि 26% लेगा? 2%। अगर ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ तो आपको कम से कम 26% लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ, मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी थे 10% और हम और लेना चाह रहे हैं 30%। पहले तो बताओ ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पास 10% थे और हम 30% और लेना चाह रहे थे, इस एक्विजिशन के बाद मेरी होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 40%। बताइए ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ, क्योंकि 40% हो गया। बताओ मैं लेने कितने पड़ेंगे? 30 ले लें? क्यों? मिनिमम 26 लेने थे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? कम से कम 26 लेने थे, हम तो वैसे ही 30 लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी में अगर उसके पास 10% थे, वो 20% और लेना चाह रहा है, टोटल हो गया 30%। बताओ अब वो 20 लेगा कि 26? 26। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? ये पहली लिमिट पढ़ी है अभी तक हम लोगों ने, ओपन ऑफर ट्रिगर लिमिट्स की। ये देख लो या ये देख लो, जो देख लो, पूछना हो तो पूछ लीजिए, आप पढ़ने आए हैं, आप पूछ सकते हैं, कुछ घर पे बैठे वाले नहीं पूछ सकते। ट्रिगर मतलब ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आ जाएगी। ट्रिगर मतलब बंदूक से गोली छूट गई, अब आपको ओपन ऑफर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रिगर हो जाएगा मतलब वो इवेंट आ जाएगा। ओके डन। पहली कंडीशन क्लियर है 25% की, पक्का? सेकंड पे आ रहे हैं हम। सेकंड वाली को कहा जाता है क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। क्रीपिंग एक्विजिशन में ये कह रहे हैं अब हम उनकी बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी 25% है, ठीक है फाइन। An acquirer who holds 25% or more but less than maximum permissible non-public shareholding. Can you tell me what is maximum permissible non-public shareholding? 75%। ये हमने आपको बताया है ना, किसी भी कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। ओके तो अगर कम से कम 25%, ये बात समझिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर 25 है तो मैक्सिमम नॉन पब्लिक कितनी हुई, 75। ओके फाइन।
तो ये कह रहे हैं अब वो एक्वायरर जिसके पास ऑलरेडी 25% से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन, पहले सुन लो, भी लिख क्या रहे हो, तुमने समझाया नहीं कुछ, पहले सुन लो। ठीक है, एक वो एक्वायरर जिसके पास ऑलरेडी 25% से ज्यादा है। पहले हमको आप ये बता सकते हो अगर उसके पास 25% से ज्यादा है तो वो ओपन ऑफर पहले दे चुका होगा, क्योंकि अगर उसके पास 25% से ज्यादा है तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन में आ चुका होगा ना। अब वो 25 से 75 के बीच में लेट से 30% शेयर होल्ड कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कैन एक्वायर सच एडिशनल शेयर एज वुड एंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज more than 5% of voting rights in any financial year after making a public announcement। अब समझो, जिसके पास 25 से 75 है, ठीक है, वो अगर एक साल में 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स भी एक्वायर करता है तो फिर से ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। यानी पहली कंडीशन थी जिसके पास 25 से कम है, वो अगर इतने शेयर ले ले कि उसकी होल्डिंग 25 से ज्यादा हो जाए तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर होने के दो मतलब है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और 26% लेने पड़ेंगे, यानी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी 25% ले चुके हैं, यानी वो 25 से 75 के बीच में आ रहे हैं। अगर वो एक साल में 5% से ज्यादा एक्वायर करते हैं तो उनको भी ओपन ऑफर करना पड़ेगा, यानी उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और मिनिमम कितना लेना पड़ेगा बताइए, कितना लेना पड़ेगा? ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? 26%। ओपन ऑफर ट्रिगर तो वही रहेगा ना, ये देखो मिनिमम 26%। हाँ 25 के बाद हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अब जरा बताइएगा, सारे केसेस अब लेके चलेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में हम आपसे कह रहे हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी की लिस्ट एक बना लेते हैं एंड मोर। ठीक है, आपको बताना है ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा। मेरे पास ऑलरेडी 10% थे, हम 10% और लेना चाह रहे हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। केस नंबर 2, मेरे पास 10% थे, हम 20% और लेना चाह रहे थे, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? यस। कितने लेने पड़ेंगे? 26%। ठीक है, मेरे पास 10% थे, हम 30% और लेना चाह रहे हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? हाँ होगा। कितने लेने पड़ेंगे? 30, क्योंकि हम 30 लेना ही चाह रहे थे। ओके, मेरे पास 30% थे, ठीक है, और हम एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 6% लेना चाह रहे थे। बताइए ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि सेकंड कंडीशन के हिसाब से? सेकंड कंडीशन के हिसाब से ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। बताओ लेना कितना पड़ेगा? 26%। ठीक है, मेरे पास 30% थे, हम एक फाइनेंशियल ईयर में 3% लेना चाह रहे थे, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? नहीं होगा। तो कुछ वही, मतलब 3% ले ले, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 40% थे, ठीक है, हम 10% और लेना चाह रहे हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? होगा। कितना लेना पड़ेगा? 26%। बस यही है गेम, ऐसे कहो तो और खेलते जाएं, कर लेते हैं 4-5 बार आगे। बताइए, समझ आया? पक्का? ठीक है, ये वाली जो कंडीशन थी नीचे, ये थी क्रीपिंग एक्विजिशन, और ऊपर वाली जो थी ये सेकंड कंडीशन थी, और ऊपर वाली जो है वो फर्स्ट कंडीशन है। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? अरे बाप रे। क्रीपिंग वाले में कह रहे हैं बेटा जिसके पास 25 से 75 के बीच में, यानी 25% से ज्यादा है, वो अगर एक साल में 5% से ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो भी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब ये देखो, इनके पास 25% से ज्यादा है, ये एक साल में 6% लेना चाह रहे हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर होने का मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और कम से कम कितना लेना पड़ेगा? 26%। क्योंकि एक बात बताओ, अच्छा लिख लो पहले, आप कहेंगे डिस्टर्ब बहुत करती मैम। बिल्कुल यही बताने जा रहे थे, लेकिन हम चुप हो गए।
डन, बोले अब। देखो जरा इस वाले पे देखिए, अगर इसके पास 30% थी ऑलरेडी, 6 और लेना चाह रहा है, 26 लेना पड़ेगा, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? 56। आपको नहीं लगता 56 मेजॉरिटी हो गई? तभी तो इन्होंने कहा कि अगर तुम 30 से 6 लेना चाह रहे हो तो भी तुम्हारी 36% हो जाएगी। तो 36% ले रहे हो, इसका मतलब तुम मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाओगे, उनको एग्जिट ऑफर दो, तुम्हारी कंपनी हो जाएगी एक तरह से। हमने आपको यही बताया, हम लोग के दिमाग में सेटल ये मेजॉरिटी मतलब 51%, ऐसा नहीं है। इवन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी के पास 10% भी स्टेक हो ना, अगर आप रिलायंस कंपनी के 10% शेयर भी ले लोगे ना, तो आप भी बहुत बड़े मालिक माने जाओगे। रीजन बीइंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, इसलिए डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो यहां पर उन्होंने 25% को ही ट्रिगर मान लिया। उन्होंने कहा अगर किसी के पास 25% है तो भैया वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो ही मालिक बन रहा है कंपनी का, और आपको उन शेयर होल्डर्स को, जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफर देना पड़ेगा कि भैया तुम चाहो तो कंपनी छोड़ के चले जाओ, हमें अपना शेयर दे दो। क्लियर? लेकिन एक बात बताएं, यहां पे सिर्फ ऑफर की बात हो रही है, जरूरी नहीं उनको इतने शेयर मिले। मतलब 30 थे, 6 और लेना चाहता था, सेबी ने तो कह दिया 26 लो। लोगे तो तब ना जब वो टेंडर करेंगे, मान लो वो टेंडर ही ना करना चाहे, तो सेबी को इससे मतलब थोड़ी। सेबी ये कह रहा था शेयर होल्डर से, हम तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहे थे, तुम्हें नई भलाई चाहिए, वेल एंड गुड। हम तो कह रहे थे अपना शेयर दे दो, कंपनी छोड़ के चले जाओ, हो सकता है शेयर होल्डर्स कहें नहीं हम इन्हीं के साथ रहना चाहेंगे, वेल एंड गुड। सेबी ये नहीं कहता है 26% लो, सेबी ये कहता है 26% का ऑफर दो, अपना काम कर दो। फिर ये शेयर होल्डर के ऊपर है, वो कंपनी छोड़ के जाना चाहे तो जाए, ना जाना चाहे ना दे, कम से कम उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो मिली। दैट इज व्हाई एवरीवेयर द वर्ड इज यूज्ड, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज नॉट अ कंपल्शन। तुम चाहो तो छोड़ के जाओ, चाहो तो छोड़ के ना जाओ, एज सिंपल एज दैट। अब बताइए समझ में आ गई ट्रिगर लिमिट्स? ठीक है, ये दोनों क्लियर है सबको? और ओपन ऑफर ट्रिगर होने का मतलब ही दो चीजें हैं, क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और 26% कम से कम लेना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस? हाँ बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी मान लो पहले मेरे पास 10% था। हाँ 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 एब्सोल्युटली, मान लीजिए ऐसा ही केस भी हो सकता है कि पहले मेरे पास 0% था, हम 26% लेना चाह रहे हैं, ट्रिगर हो गया। तभी वो कह रहे हैं पुरानी वाली मिला के, अब पुरानी वाली 0 थी तो 0 मिला के 0 + 26। ठीक है, फाइन। तो देखो ओपन ऑफर अब समझा रहे हैं, कह रहे हैं दो तरीके के ओपन ऑफर होते हैं, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर और एक होता है वॉलेंट्री। एक बात बताओ, ये जो अभी हम आपसे कह रहे थे कि 25% के बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा, आपको कम से कम 26% लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है कि वॉलेंट्री है? मैंडेटरी। ये तो सेबी ने कह दिया कि भाई आपको ऑफर देना पड़ेगा, और वो जो आप अपनी मर्जी से दे रहे थे कि हम ओपन ऑफर देना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो कौन सा होगा? वॉलेंट्री। ठीक है, तो ये कह रहे दो तरीके के होते हैं, मैंडेटरी ऑफर एंड वॉलेंट्री ऑफर। नाउ मैंडेटरी ओपन ऑफर वही है, सेबी टेकओवर रेगुलेशन प्रोवाइड्स अ थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी ओपन ऑफर। These regulation provides that whenever an acquirer acquires the share in excess of threshold, बताओ ये क्या थ्रेशोल्ड थी? 25%। कह रहे हैं अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा उसने एक्वायर कर लिया, then the acquirer is required to make a public announcement of offer to the shareholders of target company। अगले दोनों पैराग्राफ पढ़िए अपने आप। चले आगे, देखिए लिखा है नो नेटिंग ऑफ अलाउड। अब ये सिंपल चीजें हैं, कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट, ग्रॉस एक्विजिशन विदाउट कंसिडरिंग डिस्पोजल ऑफ शेयर और डाइल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स। कह रहे हैं जितना आप एक्वायर कर रहे हो वो ग्रॉस एक्विजिशन देखा जाएगा, उसके बाद अगर आपने कुछ सेल कर दिए या कम कर दिए शेयर्स, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने एक्वायर करे 26%, मान लीजिए आपने 26% एक्वायर करे, उसके बाद आपने कम 4% बेच देंगे, उससे मतलब नहीं है।
द मोमेंट यू सेड कि हम 26% एक्वायर करेंगे, 25% एक्वायर करेंगे, ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं नेट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम देखो 25% ले रहे हैं, 10% बेच भी तो रहे हैं। नो, नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हम 25% से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, उसी मोमेंट ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। तो ग्रॉस एक्विजिशन देखी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन, कि कितनी क्वांटिटी एक्वायर हो रही है। ग्रॉस एक्विजिशन विदाउट कंसिडरिंग डिस्पोजल ऑफ शेयर or dilution of voting rights shall be taken into account. ठीक है, फाइन। बस अब नेक्स्ट आ जाओ, अब ये वही चीजें हैं बार बार रिपीटेड दी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाइए इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल। चले, अच्छा अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है और एक हम है एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी क्या कर रही है, देखो बी कंपनी इस कंपनी में मान लो 90% स्टेक लिए हुए है। ठीक है, बी कंपनी इज एक्वायरिंग 90% इन ए कंपनी। ठीक है, अब एक्वायरिंग कंपनी ने कहा कि हमें एक्विजिशन करना है ए कंपनी का। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। एक्वायरिंग कंपनी ने कहा कि हमें एक्वायर तो करनी है ए कंपनी, लेकिन अगर हम ए कंपनी एक्वायर करेंगे तो हमारे ऊपर टेक ओवर रेगुलेशन लगेंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम बी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और बी कंपनी में हम लेट से सिर्फ 20% स्टेक ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, भले ही हमने बी कंपनी में 20% एक्वायर किया है, लेकिन बी कंपनी में 20% लेने से हमें एडिशनल मिल क्या क्या है, ए कंपनी का भी 90%, भले ही प्रोपोर्शनेट स्टिल। यानी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था ए कंपनी। क्या आप बता सकते हो इस सिचुएशन में मेरी टारगेट कंपनी कौन सी थी? ए। मेरी टारगेट थी ए कंपनी, लेकिन हमने डायरेक्टली एक्वायर करने की बजाय इनडायरेक्ट एक्विजिशन किया। हमने कहा बी में 20% ले लेते हैं, और बी में 20% लेने से फायदा ये होगा बी के पास 90% ए कंपनी का है, तो अल्टीमेटली हमको कंट्रोलिंग किसकी मिल जाएगी, ए कंपनी की, और हमें टेक ओवर ऑफर भी नहीं करना पड़ेगा। इसको कहा गया इनडायरेक्ट एक्विजिशन। आप ये कह रहे हैं, रूल ये कहता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ए कंपनी और बी कंपनी इन दोनों को मिला के देखा जाएगा। अगर इस ए कंपनी के नेट एसेट्स या नेट वर्थ मेजॉरिटी में है, मतलब अगर हम ये कहें ए कंपनी और बी कंपनी को अगर हम कंसोलिडेट करें, ठीक है, मान लो ए कंपनी का नेटवर्थ था 20 और बल्कि 80 और इनका नेटवर्थ था 20, यानी टोटल नेटवर्थ दोनों की मिला के 100 है, जिसमें से मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है ए की। अगर ऐसा होता है तो हम इन दोनों को सेम कंपनी ही मान लेंगे और इसको भी एक्विजिशन मान लिया जाएगा और इसके ऊपर टेक ओवर रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। बहुत ध्यान से फिर से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया, इस पूरे सिचुएशन में एक ए कंपनी थी, देखना ध्यान से फिर से, ठीक है, आधा आधा करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है और एक है एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी एक्चुअली में किसको लेना चाहती थी, ए कंपनी को। बी कंपनी ए कंपनी में 90% शेयर लिए हुए हैं, कंट्रोलिंग ऑलरेडी लिए, तो एक्वायरिंग कंपनी ने ए कंपनी को डायरेक्टली लेने की बजाय किसको एक्वायर कर लिया, बी कंपनी को। इन्होंने यहाँ पे मान लो 20% ले लिया। बी कंपनी में 20% लेने से ऑटोमेटिकली इनके पास ए कंपनी की कंट्रोलिंग आ गई। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन कहते हैं, और ये जो ए कंपनी ने इसको, एक्वायरिंग कंपनी ने जो ए कंपनी को लिया है, इसमें भी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए ये 20% नहीं ले रहे हैं, ये 90% ले रहे हैं। जैसे आप ऐसा भी कह सकते हो, मान लो ये हो गई सब्सिडरी और ये हो गई होल्डिंग। अब अगर एक्वायरिंग कंपनी ने होल्डिंग को एक्वायर कर लिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सब्सिडी एक्वायर हो गई ना। अब समझ आ गया, इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन कहते हैं। जरा देखो क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन।
It explains indirect acquisition as acquisition of shares, voting rights और control, ध्यान से देखना, over any other company. बताओ, टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या दूसरी को? दूसरी को. एनी अदर कंपनी, which would enable the acquirer of share or voting right to exercise such percentage of voting right which would otherwise have triggered an open offer. बताओ इसका मतलब क्या हुआ? which would have otherwise triggered the open offer. अगर वो डायरेक्टली ए कंपनी को लेता तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता, तो उसने डायरेक्टली ए कंपनी को लेने की बजाय बी कंपनी को लिया और बी कंपनी के थ्रू उसको ए कंपनी मिली. ठीक है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन. ठीक है, यानी अगर हम डायरेक्टली सब्सिडरी कंपनी को लेते, ठीक है, तो सब्सिडरी, चलो होल्डिंग सब्सिडरी से समझा दे रहे, आपको जल्दी समझ में आएगा. ये है होल्डिंग, ठीक है, और ये है इसकी सब्सिडरी. होल्डिंग सब्सिडरी में 90% लिए है. अब ठीक है, ठीक है, ये है एक्वायरिंग कंपनी. एक बात बताओ, अगर एक्वायरिंग कंपनी को सब्सिडरी को एक्वायर करना होता तो उसको कम से कम वही 25% लेना पड़ता, और अगर वो 25% लेता तो उसके ऊपर ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लेने की बजाय बताओ किसको लिया? होल्डिंग कंपनी. मान लो होल्डिंग कंपनी का सिर्फ 20% लिया. होल्डिंग कंपनी का 20% लिया, लेकिन फिर भी होल्डिंग कंपनी के पास 90% किसका था? सब्सिडरी. तो एक तरह से देखा जाए, आपको नहीं लग रहा ये एक्वायरिंग कंपनी अब इसको भी कंट्रोल करने लग गई है 20% के लिए ही सही, और वो ऐसा कर रही है जबकि उसको टेक ओवर ऑफर नहीं देना पड़ा. इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन कहा जाता है. हाँ बेटा, 20% से ऐसे क्योंकि 20% पे 90% जाएगा ना. मतलब आई अग्री कि वो एक्वायरिंग में 100% नहीं ले रहा है. अगर वो एक्वायरिंग में, सॉरी, अगर वो होल्डिंग कंपनी में लेट से 25% लेता तो ये भी तो टेक ओवर ही हो जाता. ठीक है, तभी उसने नहीं लिया. उसने सिर्फ 20% लिया कि हम टेक ओवर से बचे रहे. इसमें उसने भले ही 20% लिया, लेकिन एक बात बताओ, होल्डिंग के सारे शेयर होल्डर्स का इस पे 90% का अधिकार है ना. तो हम तो होल्डिंग में 20% लिए हैं. एग्जैक्टली हमारा इनडायरेक्टली सब्सिडरी कंपनी पे 90% राइट हो गया. ठीक है, हम कंट्रोल कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी को थ्रू द होल्डिंग कंपनी. ओके, इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन कहते हैं. अब कह रहे हैं, रुकें क्या? ठीक ठीक ठीक. ठीक है, आप कह रहे हैं ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, तो देखा जाए तो इस इनडायरेक्ट एक्विजिशन से एक्वायरिंग कंपनी बच के निकल गई और उसके ऊपर टेक ओवर कोड भी नहीं लगा. लेकिन कह रहे हैं सेबी ने कहा हम ऐसे थोड़ी बच के जाने देंगे. सर्टेन इनडायरेक्ट एक्विजिशन आर रिगार्डेड एज डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन. हम इसको डायरेक्ट एक्विजिशन मान लेंगे इफ सच इनडायरेक्ट एक्विजिशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. यानी अगर ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन इन कंडीशंस को फॉलो कर ले तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन की जगह क्या मान लेंगे? डायरेक्ट एक्विजिशन. अब कंडीशंस देखिए. फर्स्ट कंडीशन, proportionate net asset value of the target company as a percentage of consolidated net asset value of the entity being acquired exceeds 80%. बताओ इसका मतलब क्या हुआ? होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की नेट एसेट मिला के सब्सिडरी की नेट एसेट कम से कम 80% है. यानी अगर मान लो दोनों की नेट एसेट 100 है, उसमें से सब्सिडरी की अकेले की 80 है, तो हम ये मान लेंगे कि आप एक्चुअली एक्वायर करना चाह रहे थे सब्सिडरी को ही.
इसी तरह बी और सी पढ़ लो। बी में सेम चीज किस चीज का है, सेल्स टर्नओवर, और सी में क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो उस इनडायरेक्ट एक्विजिशन को डायरेक्ट एक्विजिशन मान लिया जाएगा, ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। तो बताओ हमारी वाली सिचुएशन में, इस केस में मान लीजिए सब्सिडरी की नेट एसेट थी 80 और होल्डिंग की नेट एसेट थी 20, ठीक है। तो बताओ ये जो इसने 20% लिया है, ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अरे 85 नॉर्मल तो समझ में आए, पहले तुरंत टेक्निकल हो जाते हो तुम लोग। बताओ अब ओपन ऑफर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, अब हो जाएगा खुश, ठीक है। हमने सोचा 80-20 से ही समझ आ जाए, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चे ज्यादा समझदार हैं। चलो अब समझ आ गया, ठीक है। या सेल्स टर्नओवर इनका 85 है, इनका 15 है, ओके। तो भी भले 20% है, लेकिन फिर भी ये ओपन ऑफर मान लिया जाएगा। एनी डाउट? ओके, शैल आई स्टॉप? है ना, दिमाग दर्द हो गया ना? चलो वील स्टॉप, ठीक है। बहुत ज्यादा रश नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, एंड फिर आपका सब खिचड़ी बन जाएगी। तो यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो, कोई डाउट्स हो आपके किसी भी चीज में तो पूछ लीजिएगा।